नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नई श्रृंखला लेके आए हैं। आज से अपनी ये नियमित क्लास रहेगी। इस क्लास में पुराने पेपर्स के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी और आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को लेके अपन चलेंगे और टॉपिक वार चलेंगे कि इस टॉपिक में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, किस तरीके के प्रश्न बने हैं। इसकी ये श्रृंखला अपने यूट्यूब पे सीसीआई कोचिंग बाड़मेर यूट्यूब चैनल पे नियमित ये क्लास अपने चलेगी। इसके साथ में ये सेम क्लासेज आपको सीसीआई बाड़मेर सीसीआई बीएमआर नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, उस ऐप में भी मिल जाएगी। उस ऐप में इस क्लास के साथ में इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी कि इसमें प्रश्नों को हल करने के बाद जो इसकी पीडीएफ बनेगी उस पीडीएफ को भी डाला जाएगा। क्लास और पीडीएफ ये दोनों ऐप के अंदर ये फ्री भी रहेंगी, यूट्यूब चैनल पे भी ये फ्री रहेगी। और आज अपने जो टॉपिक है वो है एलसीएम एचएसएफ। इसकी 2 क्लास होगी। प्रयास करूंगा मैं प्रत्येक टॉपिक को लगभग अपन 2 क्लास में पूरा कर दें, तो हर टॉपिक में 2-3 क्लासेज होगी। 2-3 क्लासों में एक बार अपन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे जिसमें अपन एसएससी और रेलवे को लेके चलेंगे। तो आज का पहला सवाल ये पशु परिचर 2024 के एग्जाम में आया है। 2.4, 0.36 और 1.08 इन संख्याओं का एलसीएम पूछा गया, लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। तो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि दशमलव के बाद में अंक कितने हैं वो देखने पहले तो, और ये तीनों संख्याओं में यदि 3 है 2 है जितनी संख्या उन संख्या में दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए। अब यह बराबर नहीं है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें 1 अंक। कोई ऐसी संख्या भी होती जिसमें दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव लगा के फिर उसके बाद 0 लिख लेंगे, लेकिन संख्या में दशमलव लिखना है। जैसे इसके साथ में 8 होती, ये केवल ये और इसके साथ एक और संख्या 8 लिखी होती तो आप उसके बाद 8 दशमलव लिख के फिर 2 अंक लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0 ऐसे होता है। मतलब केवल संख्या है तो उसके बाद में 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 अंक थे, इधर 1 अंक कम है तो 1 0 लगा दो। कोई दशमलव की संख्या होती है तो उसके अंत में 0 लगाए जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही लगाओ। तो यहाँ पर 2.4 ही था, 4 0 लिखेंगे, 1 अंक और लिखेंगे क्योंकि सब में 2 अंक होना जरूरी है। अब इसके बाद दशमलव को छोड़ देंगे तो ये संख्या होगी 240, ये संख्या होगी 36 और ये संख्या होगी 108। दशमलव को हटा देंगे एक बार का। दशमलव के बाद अंक बराबर करने, दशमलव हटाना है। अब इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। 240, 36 और 108 इन संख्याओं का यदि अपना एलसीएम लें तो 2 का भाग देंगे 120, 36 में 18, 200 108 में 54, फिर 2 का भाग देंगे 120 में 60, 18 में 9 और 54 में 27, फिर 2 का भाग देंगे 60 में 30, 9 27, फिर 2 का भाग देंगे 15, 9 27। अब इसमें 27 है तो आपको 3 का भाग 3 बार देना पड़ेगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है, तो मैक्सिमम 27 है तो 3 का भाग 3 बार देना पड़ेगा। और उसके बाद 1 बच जाएगा 15 में 5, तो ये 5 लिखना होगा। इसको आप अभाज्य गुणनखंड से भी लिख सकते थे कि एक साथ नहीं करें, अलग अलग लिखें तो भी किया जा सकता है। ये 3 बार 3 का भाग देंगे तब 27 क्लियर हो जाएगा और 15 में 5 बचेगा तो 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा। अब इन संख्याओं का गुणा करना वो एलसीएम है। गुणा में ये ध्यान रखना होता है इस 2 और 5 को अलग रखेंगे, पहले 2 और 5 अलग, शेष संख्याएं गुणा कर लीजिए। 2 और 5 अलग रखने का कारण ये कि 2 और 5 का गुणा 10 होता है तो इसमें 0 आएगा, वो लास्ट में लिख लेंगे। बाकी संख्याएं 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 और इधर ये 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 का 8 से गुणा करेंगे तो 216 और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 2160। तो ये इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो 2160 आएगा।
इसके बाद आपको इसमें वापस दशमलव लगाना है। दशमलव वही सेम जो अंक थे दशमलव के बाद उतने वापस होने चाहिए। 2 अंक थे तो 2 होने चाहिए, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो ये 21.60, जिसको आप 21.6 लिख सकते हैं। इस लास्ट वाले जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो चाहे प्रश्न एलसीएम का हो चाहे प्रश्न एचसीएफ का, दोनों का तरीका सेम है। दशमलव के बाद अंक बराबर करो, दशमलव हटा दो, एलसीएम एचसीएफ ले लीजिए, वापस दशमलव लगा दीजिए। जितने अंक छोड़ के था उतना ही वापस लगाना। सब में बराबर करके हटाया तो वापस लगा देंगे। 2 अंक छोड़ के था तो 2 अंक। एचसीएफ में और एलसीएम में दोनों में ये सेम तरीका है। बस ये कि एचसीएफ में आपको यहाँ एलसीएम की जगह एचसीएफ ज्ञात करना होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका उत्तर आएगा 21.6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये एक और पशु परिसर अलग अलग शिफ्ट में प्रश्न आया है। इसमें संख्या लिखी है, देखो सेमी प्रश्न है। 13.5, 0.9 और 12। यहाँ एचएससीएफ पूछा है, पिछले में एलसीएम था, यहाँ एचएससीएफ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसको जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर बोलते हैं, एचएससीएफ महत्तम समापवर्तक। तो ये मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया भी था कि दशमलव नहीं लगाओ। 2 संख्या में दशमलव है, तीसरी में नहीं है तो आप यहाँ दशमलव लिख के एक अंक लिखेंगे 0। कौन सा अंक लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे, फिक्स है। अब आप दशमलव हटा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद तीनों बराबर एक अंक हो गया। तो ये संख्या होगी 135, ये संख्या होगी 9 और ये संख्या होगी 120। अब इन संख्याओं का एचसीएफ लेने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 135 में 3 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जाएगा 3 बार, ये 27 और 27 गुणा 5 है। 27 गुणा 5 135 होता है। और 9 में है 3 गुणा 3 120, इसमें 2 आएगा। 15 8 20, 2 और 15 3 और 5, ये इनके अभाज्य गुणनखंड। जिसको आप अभाज्य गुणनखंड को ऐसे कर सकते हैं कि आपको नहीं पता चले कि 135 है अभाज्य गुणनखंड में, 3 का भाग दिया ये 4 बार और इसमें 45 और फिर 3 का भाग दिया 45 में 15, फिर 3 का भाग दिया 5 और फिर 5 का भाग दिया 1। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट पता नहीं चले तो। एचएससीएफ में होता है, एलसीएम एचसीएफ वैसे दोनों ही इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कॉमन देखना होता है कि तीनों में जो कॉमन संख्या है, तो तीनों में एक ही संख्या कॉमन आ रही, 3। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा। इन दोनों 5 है, इसमें है नहीं, और 3 है और 3 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा कोई और। तो इन संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो आपका होगा 3। और एक अंक छोड़ के दशमलव था, वापस दशमलव लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.3। एचसीएफ एलसीएम जो पूछे वो ज्ञात करने के बाद वापस दशमलव लगा देना है, इसका उत्तर आ जाएगा 0.3। ये इस संख्या का ध्यान रखना है कि जब दशमलव नहीं लगा हुआ हो तो आप दशमलव लगा के 0 लिखेंगे, यह जरूरी है। और इसका उत्तर आएगा 0.3। ये सेम प्रश्न है, इसमें भी एलसीएम पूछा गया है। पशु परिसर में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। 20.4, 1.2 और 8.0 लिख लो आप। पॉइंट है नहीं इसमें, लगा के 0 लिख लीजिए। आप संख्याएं लिखेंगे, यहाँ से संख्या आ जाएगी 204, ये संख्या आ जाएगी 12, ये संख्या आ जाएगी 80। फिर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 का भाग देंगे। 204 में 102, 12 में 6, 80 में 40। फिर 2 का भाग देंगे। 102 में 51, 3, 20। फिर 2 का भाग 51, 3, 10। फिर 2 का भाग 51, 3, 5। फिर 3 का भाग 51 में 17, 1 और फिर 5 और फिर 5 का भाग देंगे, फिर 17 का भाग देंगे। तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका गुणा करना है, 2 और 5 का अलग रखना होता है। एलसीएम में इस तरीके से जब भी करें तो 2 और 5 का गुणा मतलब 10 होता है, जिसका लास्ट में 0 लिख लेंगे, वो अलग गुणा करना है और बाकी गुणा करने हैं। ये है 8 और ये गुणा 3 और फिर गुणा करना है
17 का 3 से कर लेते हैं। 17 गुणा 3 हो जाएगा 51, और 51 का गुणा करना है 8 से। 8 8 पंजे 40, और 10 से गुणा करना है तो ये 0 लग जाएगा, मतलब 80 से गुणा करना था, तो ये हो रहा है 4080। 25 का जो 0 था वो लास्ट में लिख लिया, तो ये आ रहा 4080। एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 408.0। तो इसका उत्तर 408.0 नहीं लिखा है तो इसको आप 408 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद के 0 की वैल्यू नहीं है, लिखो या नहीं लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 408 आएगा। अगला, ये रीट लेवल 1 2016 में आया है। एलसीएम का प्रश्न है भिन्न का। अब भिन्नों का जब एलसीएम पूछे, एलसीएम में यह होता है कि ऊपर जो संख्याएं होगी अंश होंगे उनका एलसीएम लेना है, और बटे में जो हर होगी उसका एचसीएफ लेना है। एलसीएम लेना अंश का और एचसीएफ लेना है हर का। जो हर है उनका एचसीएफ ले लो और जो अंश है उनका एलसीएम ले लो। ये भिन्न के एलसीएम का फॉर्मूला होता है, और भिन्न में यदि एचसीएफ पूछा होता है तो आपको ऊपर एचसीएफ लिखना है, अंशों का एचसीएफ लिखना है, और बटे में हरों का एलसीएम लिखना होता है। जो हर है उनका एलसीएम ले लो, जो अंश है उनका एचसीएफ ले लो। ये एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूले हैं भिन्न के अंदर, यदि ऐसा भिन्न में प्रश्न आता है तो। और अब इसमें आपको पहले एलसीएम ही पूछा गया इस प्रश्न में, तो अंश है उनका एलसीएम लेना है। इसके अंश हैं 1 2 5 4, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, और बटे में जो हर है उनका एचसीएफ लेंगे। 3 9 6 27, इन संख्याओं का एचसीएफ लेना। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर होता है। 3 9 6 27, इसमें कॉमन क्या है तो 3 है। ये सारी संख्याएं 3 के पाड़े की है, छोटी छोटी संख्या 3 है, इससे छोटा हो सकता है, इससे अधिक तो एचसीएफ हो नहीं सकता। एचसीएफ में ये होता है कि जो संख्या है उसमें जो न्यूनतम संख्या है ना उसके बराबर या उससे कम, उससे अधिक नहीं हो सकता। न्यूनतम संख्या से अधिक एचसीएफ कभी नहीं होता। तो इसमें न्यूनतम संख्या 3 है, 3 से अधिक तो होगा ही नहीं, और 3 यदि सबसे डिवाइड है तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 का भाग सब में जा रहा है, 3 एचसीएफ है, तो बटे में तो आएगा 3। अब ऊपर एलसीएम लेना है, 5 4 और 2 का, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। 20 में 5 का 4 का 2 का सबका भाग जा रहा है, तो इसका उत्तर आएगा 20/3। ऑप्शन नंबर सी 20/3 इसका सही उत्तर है। अगला, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एलसीएम 60 है और महत्तम समापवर्तक 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होगी। एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं आपको, ये संख्या दे रखी है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी काट सकते हैं कि एचसीएफ 5 होना चाहिए या एलसीएम 60 होना चाहिए। तो 20-30 का एलसीएम 60 है, 30-10 का एलसीएम 60 है नहीं, 15-20 का एलसीएम 60 है, 15-40 का एलसीएम 60 है नहीं। दो ऑप्शन कट गए। 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा, और 30 और 10 का नहीं आएगा। 30 और 10 का तो एलसीएम 30 आएगा। 15 और 40 का नहीं आएगा क्योंकि इसका एलसीएम 120 आएगा। तो इन दोनों का 60 है नहीं। अब बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में आप एचसीएफ देख लीजिए। इनमें एचसीएफ 5 किसका है? 20 और 30 का एचसीएफ देखेंगे तो 10 है, क्योंकि दोनों में 10 कॉमन है। 20 और 30 में 10 कॉमन है। 15 और 20 में 5 कॉमन है, तो इसका उत्तर सी ऑप्शन होगा। 15 और 20 में कॉमन क्या है? 5 ही है। इसमें कॉमन क्या है? 10 है। भाई दोनों 10 से कट रही है, 20 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, मैक्सिमम किससे कट रहा है? 10 से। 10 से कट रहा है तो एचसीएफ 10 होगा, और प्रश्न कह रहा है कि एचसीएफ 5 है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल कर लीजिए, कोई मेथड की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी मेथड से हल करेंगे तो एचसीएफ से संख्याएं माननी होती है कि 5 से संख्याएं मानेंगे आप, 5x 5y, क्योंकि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ जो होता है ना वो मैक्सिमम कॉमन, अधिकतम उसमें उभयनिष्ठ क्या होता है? वो एचसीएफ होता है। तो 5 इस दोनों का कॉमन फैक्टर, और शेष फैक्टर को अपना x और y लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इनका एलसीएम दे रखा है, तो 5x और 5y का एलसीएम आएगा 5xy। 5 कॉमन फैक्टर, शेष फैक्टर में कॉमन नहीं है तो दोनों ही लेने होंगे, x और y। ये एलसीएम है और इसका मान 60 दे रखा है, तो xy बराबर 60 में 5 का भाग देंगे, ये 5 इधर आएगा, 60 में 12,
एक्स एंड वाई दो ऐसी संख्या हैं जिनका गुणा 12 है और इसके टुकड़े करने होंगे और वो टुकड़े यहाँ देखने होंगे कौन सी संख्या ऑप्शन में है और फिर हल करना होता है। और उससे बेहतर ये होता है कि पहले ही अपन ऐसे कर लें। बाकी इसके जैसे टुकड़े करेंगे तो 12 मतलब 3 गुणा 4 होगा। 3 और 4 का गुणा 12 होता है। x का मान 3 है तो ये होगा 5 गुणा 3, फिर ये होगा 5 गुणा 4। 5 गुणा 3 15 और 5 गुणा 4 20। इसमें ये दिक्कत आती है कि ये एक टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा ये भी होगा 1 और 12। 1 और 12 से संख्याएं क्या होगी 5 गुणा 1 और 5 गुणा 12। 5 गुणा 1 5 और 5 गुणा 12 60। तो ये भी हो सकती है 5 और 60 भी हो सकती है, 15 और 20 भी हो सकती है। इसमें दो सेट बनेंगे, दो में से ऑप्शन में अपना एक ही है 15 20, तो इसका उत्तर 15 20 होगा। इसमें दो बनेंगे भाई, दो संख्याओं का गुणा 12 है तो 3 और 4 का गुणा 12 है, 1 और 12 का गुणा 12 है। अब आप सोचेंगे कि 6 और 2 का गुणा भी 12 है। 6 और 2 का गुणा 12 है, लेकिन इसको याद नहीं ले सकते। 6 और 2 का गुणा 12 ये फैक्टर याद नहीं हो सकते, ये गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये x और y दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। क्योंकि जो कॉमन था वो पहले ही लिख लिया, कॉमन 5 है। दोनों संख्या में कॉमन केवल 5 है, x और y कॉमन नहीं है। तो ये जो x एंड y है इसमें कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं है। तो 6 और 2 में तो दो ओबेनिस्ट है, इसलिए x और y का मान 6 और 2 नहीं हो सकता। x और y के मान 3 4 हो सकता है, 1 12 हो सकता है, 2 हो सकता है। बाकी इस प्रश्न को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको ऑप्शन से फटाफट से काटा जा सकता है। अगला 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का अनुपात क्या होगा। ये रेट माया बहुत आसान सा प्रश्न है। एक संख्या 16 है, एक 36 है। जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछें तो आप दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करो। पावर फॉर्मेट से ज्यादा आसान रहता। फिर ये 16 और 36 का एलसीएम, 16 को 2 की पावर में लिखेंगे तो ये 16 2 की पावर 4 है, और 36 को ऐसे लिखेंगे तो ये 9 गुणा 4 है, ये 4 3 गुणा 3 9। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, ये 9 चौके 36। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है और गुणा में 3 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब देखो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, पावर फॉर्मेट से ये ज्यादा जरूरी है। एलसीएम होता है सभी संख्याओं की अधिकतम घात। सभी संख्याओं की अधिकतम घात लिखनी। सभी संख्या मतलब इसमें भी जो संख्या है, इसमें भी जो संख्या है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी। तो इसमें संख्या 2 आई है, इसमें एक 3 आई है। 2 3 संख्याएं कौन सी है, तो 2 है और 3 है। 2 में मैक्सिमम पावर 4 है और 3 में मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 होगा, और फिर गुणा करके 16 गुणा 9 है, 16 9 में 144 हो जाएगा। 2 की पावर 4 ये 16 है, 3 की पावर 2 9 है, और 16 और 9 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो 144 आएगा। अब आप देखेंगे इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो होता है वो ओबेनिस्ट संख्याओं की पावर होती है केवल। ओबेनिस्ट संख्याओं की न्यूनतम पावर, ओबेनिस्ट संख्याओं की न्यूनतम घात। अब आपको देखना ओबेनिस्ट मतलब कॉमन क्या है इन दोनों संख्याओं में, कौन सी संख्या कॉमन है, दो कॉमन है ओबेनिस्ट से। और इस दो में न्यूनतम पावर कितनी, इधर 4 है इधर 2 है, न्यूनतम 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 2। एक ही ओबेनिस्ट है, और होती तो गुणा में लिख लेते हैं, लेकिन एक है तो ये एक ही रहेगा, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 है, ये 144। अब इसका आपको अनुपात लिखना है। एलसीएम का एलसीएम 144 है और एचसीएफ 4 है, और 4 144 से पूरा पूरा कट जाएगा 36 बार, तो ये आ जाएगा 36 अनुपात 1, क्योंकि दोनों ही संख्या में 4 का भाग जा रहा है। इसमें भाग 36 बार, इसमें भाग 1 बार, तो ये इसका अनुपात 36 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक क्रमशः है। दो संख्या हैं लगातार प्राकृत संख्याएं, उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। इस चीज को अपन पढ़ते हैं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं तब ये चीजें आती है कि यदि दो लगातार प्राकृत संख्याएं हैं तो वे हमेशा अभाज्य संख्याएं होती है। इसका अर्थ होता है कि उन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता। जैसे एक संख्या 8 है, एक संख्या 9 है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। दो लगातार प्राकृत संख्याएं आ रही है तो उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी। अब 8, 9, 5, 6, 11, 12 कहीं भी यदि दो लगातार प्राकृत संख्याएं आप लिख रहे हैं तो उन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और ऐसी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होगा। कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 और 9 के गुणनखंड अलग अलग है, इसमें कोई फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं है, तो आप इसका एचसीएफ कितना लिखेंगे 1। तो अपना उत्तर आ गया। एचसीएफ क्या है 1। यहाँ ऐसा लिखा नहीं है, उनका गुणनफल संख्या 1, ये संख्या 1, तो ये एचसीएफ तो 1 है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, और जब कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है तो एलसीएम हमेशा उन दोनों संख्याओं का गुणा होता है। सह अभाज्य संख्याएं यदि दो लिखी है तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणा और एचसीएफ हमेशा 1। एचसीएफ 1 और एलसीएम उनका गुणा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दो संख्याएं सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल और एचसीएफ 1। ये सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, मतलब जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, आपस में कटती नहीं हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य होती है। और इसमें दो लगातार प्राकृत संख्याएं भी आती है, और दो लगातार यदि विषम संख्याएं होती तो भी ऐसा ही होता। दो लगातार प्राकृत संख्याएं या दो लगातार विषम संख्याएं हमेशा सहअभाज्य को प्राइम नंबर होती हैं, और उनका जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल एचसीएफ जो होता है 1। जैसे ये 8 और 9 का एलसीएम 72 आएगा और एचसीएफ 1 आएगा। एलसीएम दोनों का गुणा और एचसीएफ 1। अगला 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी है, 60, 105 और 135। पहले आप इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 4, 15 चौके 60 होता है, तो ये 15, 3 5, ये 15। 105 35 दिया, 105 3 35 में 5 7, 135 में 27 गुणा 5, ये 27 ये 5, ये 135, ये अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न ये है कि विज्ञान में 60 छात्र, अंग्रेजी में 105 छात्र और गणित में 135 छात्र। अब आपको इनके लिए एक परीक्षा करवानी है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। आप एक कमरे में यदि 5 बिठा रहे हो तो सब में कितने कितने बिठाएंगे 5। आप एक कमरे में 10 बिठा रहे हो तो सब में कितने बिठाएंगे 10। और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के, मतलब जिसमें अंग्रेजी के बैठेंगे उसमें अंग्रेजी के ही बैठेंगे, मिक्स नहीं कर सकते आप विद्यार्थियों को। और कम से कम कितने कमरे चाहिए। अब कमरों की संख्या न्यूनतम रखने के लिए आपको एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या अधिक रखनी होगी। कम कमरे चाहिए, इसके लिए आवश्यक यह है कि विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम। अधिकतम इनमें कॉमन क्या है, वो विद्यार्थियों की संख्या होगी। मतलब इन संख्याओं का जो एचसीएफ है
वो एक कमरे की बैठने की क्षमता होगी। इन संख्याओं का HCF एक कमरे की बैठने की क्षमता कि उसमें अधिकतम अपन कितने बिठाएंगे, तो इन संख्याओं का HCF। इनमें क्या कॉमन है, इसमें तीन कॉमन है, ये 5 भी कॉमन है, ये 3 और 5 दो संख्याएं कॉमन है। 3 गुणा 5 HCF 15 है। ये एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या कि आप एक कमरे में अधिकतम कितने विद्यार्थी बैठा सकते हैं, इस परिभाषा के अनुसार 15 बैठा सकते हैं। 15 से ज्यादा एक कमरे में विद्यार्थी नहीं बैठा सकते, क्योंकि 15 से ज्यादा बैठाएंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, विद्यार्थी बच जाएंगे, और बैठाने आपको सभी कमरों में 15-15 है। अब एक कमरे में यदि 15 विद्यार्थी बैठते हैं तो ये जो विज्ञान विषय के 60 छात्र हैं, इन 60 छात्रों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो 60 में 15 का भाग देंगे 4 कमरे होंगे तो विज्ञान के छात्र बैठ जाएंगे। एक कमरे में 15, टोटल 60 छात्र हैं 4 कमरों में। फिर ये अंग्रेजी के 105 स्टूडेंट्स हैं और एक कमरे में 15 बैठते हैं, 15 7 105, 7 कमरों में सारे विद्यार्थी बैठ जाएंगे। प्रत्येक में 15-15 हो गए, किसी में कम ज्यादा नहीं है, न कोई शेष है। फिर है गणित के 135 स्टूडेंट है और एक कमरे में 15 बैठ रहे हैं, 15 9 135, ये 9 कमरों में ये विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अब टोटल कितने कमरे होंगे, तो 4 7 11 9 20। न्यूनतम आवश्यक कमरों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ये कमरे, 7 ये, 9 ये, 7 और 4 11 9 20, टोटल 20 कमरों की आवश्यकता है। अगला, एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है। एक अन्य यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के उपरांत ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों यंत्र साथ साथ ही अपनी ध्वनि उत्पन्न करेंगे। इसमें प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है कि पहले का समय दिया हुआ था वो प्रिंट नहीं हुआ है, पहले एक समय पे हुआ है, फिर वापस दोबारा किस समय होगा, ऐसा प्रश्न है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है। तो समय देख लेंगे अपन। जब ऐसा प्रश्न आता है, एक में 60 सेकंड और एक में 62 सेकंड, ये प्रश्न अलार्म वाले आते हैं, घड़ी वाले के 3-4 घड़ियां जिसमें इतने इतने सेकंड या इतने इतने मिनट से या इतने समय के अंतराल से अलार्म बजती है, अभी अलार्म बजी है, अगली बार कब बजेगी। तो ये इसके लिए होता है कि 60 और 62 दोनों ही वापस किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 60 और 62 का आपको एलसीएम लेना है और उतने समय बाद वापस बजेंगे। 60 और 62 का एलसीएम लेंगे और इसके अंदर भाग देंगे अपन 2 का। 60 में 2 का भाग 30, और इसको इस तरीके से करने के बजाय एक थोड़ा सा सरल तरीका लिखा दूं। ये तरीका वैसे अपन ने सीख लिया है। और 60 और 62 के यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो 62 में 2 का भाग जाएगा 31 बार, 31 में किसी का भाग नहीं जाएगा। और 60 में जो होगा वो होगा 2 3 और 5, ये होंगे 4 और 15, 15 चौके 60, 31 2 62। अब इसमें यदि अपन एलसीएम लेंगे तो आपको 2 कितनी बार लेना है, 2 बार। इन संख्याओं का एलसीएम है कि 2 आएगा 2 बार, या आप ऐसे कर सकते हो कि ये तो लेना है ही, क्योंकि 3 लेना होगा, 5 लेना होगा, 2 आ गया उधर ले लिया, 31 लेना होगा, 2 बार आएगा। अधिकतम कितना है, बाकी संख्या एक एक ही है, 3 5 31। तो मतलब ये जो है 2 2 3 5, ये तो है 60। इस 60 का गुणा किससे करना है, 31 से। तो इसका एलसीएम आएगा 60 गुणा 31। 31 इसका गुणा करना है 60 से, 0 ये 6 और 6 का 3 से गुणा 18। अब आपको ये जो 31 गुणा 60 है ये सेकंड में है, ये सेकंड है, और इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। तो ये 60 गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं कि ये सेकंडम है, इसको यदि मिनट में बदले तो 31 का भाग देंगे, सॉरी 60 का भाग देंगे, और इसमें 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 बार जाएगा। तो ये मिनट कितने हैं, 31। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 का भाग देंगे, मिनट में बदलेगा 31 गुणा 60, सेकंड में था, मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, 31 मिनट बाद
अलार्म बजेगी। अब आपका समय शायद जैसे 10 बजे दिया था तो इसका उत्तर 10:31 आएगा। पहले जो एक 7 बजे थे वो बजे थे 10 बजे। यदि प्रश्न में ऐसा होता तो 31 मिनट बाद मतलब 10:31 पर दोबारा एक साथ दोनों यंत्र बजेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। समय अपने इस प्रश्न में नहीं था, लेकिन यदि होता तो उसमें जोड़ लेते और यही था शायद, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। तो 10 बजे का था, उसमें 31 मिनट बाद मतलब 10:31 पर दोबारा दोनों यंत्र एक साथ बजेंगे। तो इसका उत्तर आएगा 10:31। अगला, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इनका एलसीएम 3600 है तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ये वीडियो एग्जाम आया है 2021 में। संख्याएं तीन जिनका अनुपात दिया हुआ है एलसीएम, अनुपात से एलसीएम एचसीएफ के कई प्रश्न बनते हैं। तो जो अनुपात है वहां से आपको संख्या लिखनी होती है। एक संख्या 4x होगी, एक संख्या 5x होगी और एक संख्या 6x होगी। 4:5:6, ये 4x 5x और 6x। अब आपको इनका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब इनमें जो कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है, x। तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो x है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। एचसीएफ x है कॉमन तीनों में। ये x ज्ञात करने के लिए आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब इन तीनों का एलसीएम मतलब 4 5 6 का लेंगे, x तो साथ में लिखना है। 4 5 और 6 का एलसीएम लेना है। 4 5 और 6 इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 में 4 का 5 का 6 का भाग जाता है, एलसीएम 60 है। अब यदि इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 60x होगा, क्योंकि इनके साथ में x है। एलसीएम 60x होगा, एचसीएफ x होगा। ये एलसीएम है। इन संख्याओं का यदि एलसीएम लिखें तो 60x और एचसीएफ लिखें तो कॉमन क्या है तीनों में, x। और इसका मान प्रश्न में दिया हुआ, इसका ज्ञात करना। तो 60x इसके बराबर 3600 दिया हुआ है। 60x का मान 3600 है तो x बराबर कितना होगा, तो आप 3600 में भाग देंगे 60 का, ये 0 कट जाएगा। 6 36 से 6 बार कटेगा, 60 बार जाएगा, तो x बराबर 60। x 60 मतलब एचसीएफ कितना है, 60 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसका एचसीएफ 60 होगा। यह आसान सा प्रश्न है, वीडियो एग्जाम 2021 में ये प्रश्न एलसीएम का पूछा गया। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4x 5x 6x लिख दिया, एलसीएम 60x होगा और एचसीएफ x होगा। कॉमन है वही एचसीएफ है, कॉमन x है। तो इसमें संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, x का मान यहाँ रखेंगे तो संख्या आ जाएगी। कई बार ऐसा प्रश्न आता है जहाँ संख्याएं पूछ ली जाती है कि आपको पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6x, 6 गुणा 60। सबसे छोटी संख्या तो 4x, 4 गुणा 60। या तीनों संख्या तो 4 गुणा 60, 5 गुणा 60, 6 गुणा 60। संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी या तीनों का योग, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें एचएसए पूछा था जो x है और उसका मान कितना है, 60 है। अगला, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 90 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या दी हुई, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और प्रश्न कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 90 गुना है। तो आप एचसीएफ को लिखेंगे x और एलसीएम इसका 90 गुना मतलब 90x। इसको x माना गया, एचसीएफ को x मानेंगे, उसका 90 गुना एलसीएम है तो 90 गुना कितना हो जाएगा, 90x। ये एलसीएम और एचसीएफ। फिर इनका योग दे रखा 1456। एलसीएम और एचसीएफ का योग यहाँ से अपन योग कर लेते हैं। 90x एक ये x योग हो जाएगा 91x। एलसीएम और एचसीएफ का योग 91x और इसके बराबर है ये 1456। x ज्ञात करने के लिए 1456 में 91 का भाग देंगे और ये भाग 16 बार जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 16। यहाँ से पता चल रहा है ये 6 बार नहीं जाएगा। 6 9 में 54 मतलब 500 करीब होगा। ये 6 है, 1 का भाग देंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, तो ये 16 ही आएगा, सीधी सी बात। और भाग जाएगा, ऐसे प्रश्न में भाग जाएगा ही। तो आपको भाग देने से पहले यहाँ ऐसे पता चलेगा कि इसका भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 91 का भाग थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन यहाँ दिख जाएगा ये भाग 16 बार जाएगा, मतलब x का मान 16 आएगा।
x मतलब HCF 16 है और ये LCM है जो 90 गुणा है, 90 गुणा 16, 16 नमे 144 और 10, ये 1440 आएगा। LCM 1440 और HCF 16, और गुणा नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं, आवश्यकता नहीं गुणा करने की, वैसे ही ये LCM HCF आ गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणा, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है जिसमें LCM HCF एक संख्या दी हुई और दूसरी ज्ञात करनी है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया, तो वो प्रश्न इसके बाद का ही बनता है। दो संख्याओं का गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। तो इसमें पहली संख्या जो आपको दे रखी है 160 गुणा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। LCM इसका है 90 गुणा 16 लिखेंगे, गुणा नहीं करेंगे, इसका ये आसान रहेगा। LCM 90 गुणा 16, HCF 16, और सेकंड संख्या के लिए 90 गुणा 16 गुणा 16 और इसमें भाग देंगे 160 का। पहली संख्या के इधर भाग दे दूं तो ये 0 कट जाएगा और 16 से 16 कट जाएंगे। 16 का 9 से गुणा, ये दूसरी संख्या 16 नमे 144। दूसरी संख्या क्या होगी 144। ये हेडमास्टर परीक्षा 2018 में पूछा RPSC ने, अच्छा प्रश्न है। इस तरीके से थोड़ा सा यूं हार्ड प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको ये प्रश्न आना चाहिए। अगला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 8, 10 और 12 प्रत्येक से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता हो। यह कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा है 2022 में। 4 अंकों की बड़ी संख्या और इनका भाग जाना चाहिए, तो पहले आप इन संख्याओं का LCM लेंगे जिनका भाग जाना चाहिए। शेषफल 4 को तो लास्ट में जोड़ते हैं, जो 4 शेषफल है वो तो वो भाग जाने वाली संख्या पता कर लो और 4 जोड़ दो, वह आ जाएगा शेषफल। तो पहले LCM भाग जाने वाली संख्या पता करेंगे। LCM लेना 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। 6, 8, 10, 12 इन संख्याओं का यदि LCM लेंगे तो 120 आएगा। 120 में 6 का भी भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। 60 में जाएगा नहीं, क्योंकि 60 में 8 का भाग नहीं जाता है, बाकी का जाता 12, 10 और 6 का भाग जाता, लेकिन 8 का नहीं जा रहा, तो 2 और ले लीजिए, 120 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का LCM 120 है। और यदि ऐसी सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो इसका उत्तर 120 और 4 शेषफल जोड़ लेते हैं 124 होता। ऐसी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों का नहीं लिखा होता तो सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी होती, 124 होती। लेकिन प्रश्न इन्होंने ऐसे दिया कि ये सबसे छोटी नहीं लिखनी है, ये लिखनी है आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी। 4 अंकों में मैक्सिमम ऐसी कौन सी लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी पहले 9999, इसके अंदर भाग देना 120 का। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी, फिर 120 का इसमें भाग देंगे। अब 120 का भाग 8 बार, 12 8 96, 960 शेष बचेंगे। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 और 9 में से 6 घटाएंगे 3, 39। उधर से एक संख्या और लिख लेंगे 9, फिर भाग जाएगा 3 बार, 12 3 36, 36 ये 0 1 360, फिर शेष बचेगा ये 9 और 3 39। ये अब 9999 में से ये 39 घटाओ पहले, तो 9999, 120 का भाग पूरा जाना चाहिए, तो इसमें 39 शेष बच रहे हैं, 39 घटा लो। यदि 39 घटाते हैं तो ये 9960 आता है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 120 का भाग पूरा पूरा जाता हो। 9999 में 120 का भाग दिया, शेषफल पता किया 39, इसको घटाएंगे तो 120 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल घटा दिया, शेष बचा 9960। 9960 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 120 का भाग पूरा जाता हो। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भाग पूरा नहीं, 4 शेष बचने चाहिए, तो 4 ज्यादा ले लो, इसमें भाग जाएगा और 4 इसका एक्स्ट्रा लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 9964। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, शेषफल को लास्ट में जोड़ना होता है, 4 जोड़ दिया।
9,964 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर 4 शेष बचेगा। इन संख्याओं का मतलब 120 का, इन सबको कॉमनली रूप में 120 लिख सकते हैं कि 120 का भाग 2, इनका अलग अलग भाग 2, बात एक ही है। और 4 शेष का वो लिख लेंगे 4। अगला प्रश्न, ये एक रीट में प्रश्न आया था 2018 में, बड़ा तगड़ा प्रश्न था और इस तरीके का पहली बार ऐसा कोई प्रश्न रीट जैसे एग्जाम में पूछा गया था। ये यदि HCF मतलब 408 1032, 408 और 1032 का पहले तो आपको HCF ज्ञात करना है और फिर बराबर दिया 1032 x माइनस 408 y। तो 408 और 1032 का HCF पहले ज्ञात करेंगे और x प्लस वाई का मान दिया हुआ 7, x माइनस वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन से इस प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए आप इसको तरीके से ही करेंगे। 408 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 408 2 का भाग देंगे 204, फिर 2 का भाग देंगे 102, फिर 2 का भाग देंगे 51, फिर 3 का भाग देंगे 17 और फिर 17 का भाग देंगे 1। और ऐसे ही आप 1032 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 1032, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का भाग 516, फिर 2 का भाग 500 में 250 और 16 में 8 256, 516 में 258, सॉरी 56 नहीं 258, फिर 2 का भाग देंगे 129, फिर 3 का भाग जाएगा 12 में 4 9 में 3 43 अभाज्य संख्या 43 का भाग देंगे 1। ये दोनों संख्या। अब आप इनका लेंगे HCF 2 संख्याएं 2 3 बार 2 3 बार 3, मतलब यहाँ तक का पूरा ही कॉमन है, इसमें इसमें सेम है। तो इन दोनों का HCF आएगा 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 गुणा 3 24। इन संख्याओं का HCF जो है वो है 24 है। ये 24 बराबर इस संख्या 1032 को आप 24 गुणा 43 लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 24 गुणा 43, ये अभाज्य गुणनखंड से पता चला 24 गुणा 43 x माइनस 108 को लिखेंगे 24 गुणा 17, ये 24 गुणा 17 y। यहाँ HCF लिखना, ये संख्या ये दोनों संख्याएं लिखी। 24 बराबर 24 गुणा 43 x माइनस 17, सॉरी 24 गुणा 17 y। अब तीनों में 24 का भाग जा रहा है, 3 पद है, तीनों में 24 का भाग जा रहा है, इसमें 24 का भाग एक बार, यहाँ शेष बचेगा ये 43 x माइनस यहाँ भी 24 भाग जाएगा और ये शेष बचेगा 17 y। तीनों में 24 का भाग जा रहा था, भाग दे सकते हैं। ये दो, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, 2 चरों वाले 2 रैखिक समीकरण है जिनको हल करके ये एक जो है इसको बराबर से इधर लिख लें, ये 43x माइनस 17y बराबर 1। दूसरा जो समीकरण है वो x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 7 है। पहले आप गुणांक समान करेंगे, x y का मान ज्ञात करने के लिए गुणांक समान करना जरूरी है। तो ये माइनस के 17y है, इसको 17y कर लेते हैं, तो 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 से गुणा करेंगे तो ये होगा 17x प्लस 17y और 17 7 119। इस पूरे को 17 से गुणा कर रहे हैं गुणांक समान करने के लिए। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जब हल करते हैं तो गुणांक समान करना जरूरी है। एक कोई भी x का करो चाहे y का, y माइनस का था इसलिए y का कर रहे हैं, 17y था इसको 17 से गुणा किया, 17x 17y बराबर 17 7 119। फिर यहाँ लिखना है 17x प्लस 17y बराबर 119। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, 43 और 17 हो जाएगा 60x प्लस के 17 माइनस के 17 कट जाएंगे 0, 119 ने 1 हो जाएगा 120 और x बराबर 60 का भाग 120 में 2 बार, तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा। अब y कितना होगा, x प्लस वाई 5 है, x प्लस वाई सॉरी 7 है, तो x का मान लिखना 2,
y का कितना आएगा, 2 में कितना जोड़ने से 7 आएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5। y का मान 5 है, x का मान 2 है। आपको पूछा x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो x है 2 माइनस वाई है 5, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 3, तो इसका उत्तर आएगा -3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है -3। तो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट प्रश्न ऐसा पूछा गया था। बहुत रेयर केस में रीड जैसे एग्जाम में पूछा जाता, वो भी लेवल 1 में। तो लेवल 1 में ये एक 2018 का पेपर वैसे पूरा ही आरडी था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला वनरक्षक 2022 का है। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका HCF 13 है, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? ये प्रश्न अपन ने पहले एक आया था आज ही इसी क्लास में, एक पहले ऐसे प्रश्न आया भी था, उसमें संख्याएं पूछी थी, इसमें जोड़े कितने बनेंगे। HCF जो है वो दोनों की कॉमन संख्या होती है। कॉमन संख्या 13x 13y, ये दो संख्याएं दोनों में कॉमन 13x और y दो सभाज्य संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF 13 ये कॉमन। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 13xy होगा। 13x और 13y का एलसीएम लिखना है, 13 सॉरी गुणनफल लिखना है, यहाँ एलसीएम गुणनफल, वहां प्रश्न एलसीएम का था। गुणनफल लिखेंगे तो ये 13x गुणा 13y होगा और बराबर 6760। अब यहाँ x गुणा y 13 का इधर भाग देंगे, 6760 बटे 13 गुणा 13, और ये 676 जो है 26 का स्क्वायर, ये 26 गुणा 26 है। तो देखो इसको आप ऐसे लिखो 26 गुणा 26 गुणा 10, ये 676 जो है 26 गुणा 26 और इसके गुणा में 10 और बटे में ये 13 गुणा 13। तो काटने में आसानी रहेगी, 13 26 से 2 बार, 13 26 से 2 बार, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 10 40। एक्स और वाई दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं जिनका गुणा 40 है और ऐसे कितने युग्म बनेंगे, वो अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, 1 गुणा 40, एक ये युग्म बना सकते हैं, 1 और 40 का गुणा 40 होता है। दूसरा आप इसमें बना सकते हैं 8 और 5, 8 और 5 का गुणा 40 होता है और 2 ही बनेंगे। इसके अलावा जैसे आप इसको 4 गुणा 10 या 5 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 2 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। 4 और 10 40 तो होता है गुणा, लेकिन सहअभाज्य नहीं है। 20 और 2 ये नहीं है, तो इसमें केवल 2 युग्म बनेंगे। एक बनेगा 1 गुणा 40, दूसरा बनेगा 8 गुणा 5। तो इसके कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि इसके कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म। एक और प्रश्न, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या जिसमें 15, 21 और 28 का भाग जाए, इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। तो इस संख्या के लिए आप पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 15 3 गुणा 5 है, 21 3 गुणा 7 है और 28 4 गुणा 7 है। अब यदि इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 4 आएगा। 3 5 7 4, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये एलसीएम है। तो 5 और 2 का गुणा कर लेते हैं, 10 अलग हो जाएगा। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 7 42 और 0 420। एलसीएम कितना है? 420। अब इसको 6 अंकों की संख्या में कन्वर्ट करना है। 6 अंकों की कौन सी संख्या जिसमें 420 का भाग जाता हो? 420 का भाग जाने वाली संख्या 6 अंकों की, तो आप 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, और इस 1 लाख में 420 का भाग दो। तो 420 का भाग 1000 में जाएगा 2 बार, 400 400 800 20 20 40, 839 बार। फिर अपन से इस 1000 में से घटाएंगे तो 159 बचेगा, फिर 1 0 लिखेंगे 1600, 1600 में जाएगा 3 बार।
ये हो जाएगा 1220 दिया 60, 1260 1600 में से घटाएंगे तो बचेगा 340, 340 और बचेंगे। और अभी एक जीरो और है, ये हो गया था, ये लिखना है 3400, 3400 में भाग जाएगा 5 चौके 20, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 8 चौके 32, लगभग 8 बार जाना चाहिए। 0 8 का 2 से गुणा 16, यहाँ से लगेगा 1, 8 चौक 32 ने 1 33, 3360, ये 3360। अब शेष बच गए हैं 40। 1 लाख में 420 का भाग देने पर 40 शेष बच रहे हैं। कितना शेष बच रहा है? 40। अब 1 लाख के बाद वाली संख्या जिसमें 420 का भाग जाएगा, तो 40 तो बचत है, और कितने कम पड़ रहे हैं वो जोड़ दो। 420 में से 40 घटा लीजिए, 420 का भाग देना है, 40 बचत है, और कितने चाहिए? तो 380 और चाहिए, 380। 420 का भाग देना, 420 चाहिए, शेष कितना है? 40 तो बचत था इसके पास में, मतलब इसका मतलब और कितने लिखने हैं इसको? 380 और लिखने। तो 380 जोड़ दीजिए 1 लाख में, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ये 380, मतलब 1,380 इसका उत्तर आएगा 6 अंकों के न्यूनतम संख्या में। जब न्यूनतम संख्या का प्रश्न आता है तो न्यूनतम संख्या लेके जिसका भाग देना उसका भाग दो, फिर शेषफल ज्ञात करो। अधिकतम में तो ये होता है कि ये शेषफल घटा लेते हैं इससे पहले के, लेकिन इसमें इसके बाद की पूछिए, इसके बाद किसका भाग जाएगा? तो अब और भाग जाने के लिए 40 बचत है, और कितने चाहिए? तो 420 का भाग देने के लिए और 380 चाहिए, तो 380 और जोड़ दीजिए, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 1,380। और शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे। लगभग 2 या 3 क्लासों में अपन सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आज अपनी पहली क्लास थी, और आगे से ये नियमित रहेगी। थोड़ी सी धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ाएंगे अपन क्लास की। अभी जैसे 40-45 मिनट की है, फिर थोड़ी सी इसको बढ़ा के अपन 1 घंटे तक लेके जाएंगे। तो लगभग 1 घंटे की क्लास होती है, तो 2 या 3 क्लासों में अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। और विशेषकर 4th ग्रेड वालों का रिवीजन भी हो जाएगा, रीट लेवल 1 वालों के लिए भी, पटवार वालों के लिए भी रिवीजन हो जाएगा, कि पटवार एग्जाम भी नज़दीक है, महीना भर है, तो 2-4 टॉपिक पटवार के भी हो जाए। तो पहला एलसीएम एचसीएफ टॉपिक है, इसके बाद अपन प्रतिशत अनुपात ऐसे चलेंगे, तो पटवार वीडियो वालों के लिए भी हो जाएंगे। लेवल 1 लेवल 2 पटवार वीडियो, ये जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जो प्रश्न आते हैं उन सब भर्तियों के लिए अपने ये क्लास उपयोगी रहेगी। आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें।